हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जो कंप्यूटर के आईसीटी के आपके जो प्रश्न दिए गए हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। पहला प्रश्न है अपना, जो आपके टेस्ट में 101 नंबर प्रश्न है। कंप्यूटर पर अधिकृत उपयोगकर्ता का पता कौन लगाता है? जो उपयोगकर्ता होता है, यूजर होता है, उसका जो पता है वो गोपनीयता। ठीक है, गोपनीयता है, इसका आंसर है वो ए है, वो ठीक हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को अपने को मिलाना है। अबेकस। अबेकस क्या था? अबेकस विश्व का प्रथम गणक यंत्र था। क्या था? विश्व का प्रथम गणक यंत्र था। तो ए में 3 हो जाएगा, ए में 3 है, वो ठीक हो जाएगा। एनिएक। एनिएक जो था वो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। एनिएक का जो फुल फॉर्म है वो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये इनकी फुल फॉर्म है। प्रथम है अपना, ये जो था प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था एनिएक, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है। और परम है वो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था। कौन क्या था? परम भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था, तो अपना 1 हो जाएगा इसके अंदर सी में। और क्रे 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 है वो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर था, और इसमें जो सर्वाधिक योगदान रहा था वो सुमेक क्रे का रहा था। जो सर्वाधिक योगदान है वो सुमेक क्रे का रहा था। इसी कारण इसको क्रे के नाम से भी जाना जाता है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर। तो क्या हो जाएगा अपना? 3 4 2 और 1। 3 4 1 और 2, 3 4 1 और 2, सी आंसर वो अपना ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ई कॉमर्स के संगठन का महत्वपूर्ण लाभ क्या है? ई कॉमर्स, इस ई का अर्थ होता है इलेक्ट्रिक। ई का क्या अर्थ होता है? इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक जो व्यापार किए जाते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, उनको ई कॉमर्स कहा जाता है। ये बाजार को इंटरनेट से नेशनल बनाता है, ये बात भी ठीक है। बाजार को इंटरनेशनल से नेशनल बनाता है, कम मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध करवाता है। ठीक है, क्योंकि इस पर सभी जो होते हैं, जो अपने ई कॉमर्स से जुड़े होते हैं, उन सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है, और उसमें जो वस्तु हैं उनको कम मूल्य पर उपलब्ध करवाता है। 24 गुणा जो 7 होता है, इसका मतलब 24 घंटे ये सेवा उपलब्ध रहती है। तो इसका आंसर डी है, वो ठीक हो जाएगा। सभी कथन है वो ठीक है, ये सभी लाभ है ई कॉमर्स के। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कौन सा कथन है? सबसे पहले बताया है कि मोडेम एक सॉफ्टवेयर है। नहीं दोस्तों, मोडेम सॉफ्टवेयर नहीं है, मोडेम एक हार्डवेयर है। क्या है? मोडेम एक हार्डवेयर है। मोडेम वोल्टेज को स्थायीकरण करता है। नहीं दोस्तों, मोडेम है वो वोल्टेज का स्थायीकरण नहीं करता है। ये एनालॉग जो सिग्नल होते हैं उनको डिजिटल सिग्नल में परिवर्तन करता है, और जो डिजिटल सिग्नल होते हैं उनको अपने एनालॉग में परिवर्तित करता है। मोडेम प्रचालक तंत्र है, नहीं, ये प्रोसेसिंग का तो कोई कार्य करता ही नहीं है। मोडेम एक हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है। और सॉफ्टवेयर नहीं है तो प्रचालन तंत्र का काम भी इसका नहीं होता है, प्रचालन तंत्र वो नहीं होता है। तो ये तीनों ही गलत है। मोडेम एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। तो डी आंसर है वो अपना ठीक हो जाएगा। डी आंसर है वो ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपना, एनालॉग लाइन पर डिजिटल डेटा ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? वो ये मोडेम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोडेम। मोडेम ध्यान में रख लेना, सॉफ्टवेयर नहीं है, यह एक हार्डवेयर है। तो आगे कुछ जो अपने जनरल नॉलेज से संबंधित प्रश्न है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं 115 से। देखिए दोस्तों, ए सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइंट अलोंग द लोस्ट सरस्वती। ठीक है, जो सरस्वती रिवर है उसके जो सरस्वती रिवर है उसके बारे में पता लगाने के लिए ये एक सर्वे है। जो इसके जो कार्य किया था यह ओरेन स्टोल ने किया था। किसने किया था? ओरेन स्टोल ने किया था। इसका आंसर ए है अपना ठीक हो जाएगा। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस शासन को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? किसको परास्त किया था? लोधी को। और लोधी वंश के किस शासक को? इब्राहिम लोधी को परास्त किया। 1536 में इब्राहिम लोधी को पराजित किया था। ठीक है, तो डी आंसर है वो अपना
ठीक हो जाएगा। कृषि कार्य के साथ साथ तो पशुपालन व्यवसाय भी किया जाता है, ठीक है, ये अपनाया जाता है। तो ये कौन सी कृषि कहलाती है, तो इसको मिश्रित कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रित कृषि है वो इसको कहते हैं। तो ए आंसर है वो अपना ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है वो किलिमंजारो है। कौन सी है, किलिमंजारो है। बी आंसर वो अपना ठीक हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, और अपने एशिया महाद्वीप की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है, और अफ्रीका की किलिमंजारो है। तो बी आंसर वो अपना ठीक हो जाएगा। सुंदरी निम्न में से कौन से वनों की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। ये सुंदरवन की बात कर रहा था, इसकी सुंदरवन की, सुंदरवन, और इनको सुंदरी वन के नाम से भी जाना जाता है। ये मैंग्रोव वन की एक प्रजाति है। कौन से वन, मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन कहाँ बनते हैं, तो ये नदियों के मुहाने पर, जहाँ डेल्टा बनाती है नदियां, वहां बनते हैं मैंग्रोव वन, ठीक है। तो डी आंसर है वो अपना ठीक हो जाएगा। तो आपके शिक्षण विधियों के प्रश्न है, तो साथियों साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्वारेजिया या अम्लराज बनाया जाता है। देखिए एक्वारेजिया का पूछा प्रश्न गया है, इसको अम्लराज कहते हैं क्योंकि ये दो अम्लों से निर्मित होता है। इसके अंदर एक तो होता है अपना सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3, और दूसरा होता है अपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन दोनों का अनुपात पूछा गया है। तो देखिएगा, एक भाग HNO3 का होता है और 3 भाग किसका होता है, HCl का होता है। यानी इनका अनुपात 1:3, या हम कह सकते हैं 3:1, दोनों ही सही है। यदि आगे पूछे, यदि HNO3 अनुपात HCl पूछे, या फिर HCl अनुपात HNO3 पूछे, तो क्या दे रखा है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल 4:1 में मिलकर बना होता है, गलत है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 4:1 में नहीं होता, ये भी गलत है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ये भी गलत हो गया। देखिए, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के 3:1 में मिलकर बना होता है। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, किस कक्ष के तापमान पर दूध का खट्टा होना, यानी हम कहते हैं दूध से क्या बनना, दूध से दही का बनना। इस प्रक्रम में हमें क्या प्राप्त होता है, एक नया पदार्थ प्राप्त होता है। तो एक नया पदार्थ किसकी पहचान है, एक नया पदार्थ बनने की पहचान है रासायनिक परिवर्तन। किसकी परिवर्तन की पहचान है, एक प्रकार से रासायनिक परिवर्तन हो गया इसके अंदर। तो 2 नंबर होगा रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट देखिए, यदि कोई वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं करती तो उसका रंग कैसा होता है। जब प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है तो व्यक्ति को जो रंग है वो रंग कौन सा दिखाई देता है, हमेशा काला दिखाई देता है। इसी प्रकार से कई बार प्रश्न आता है, आकाश के काले रंग का होना के कारण क्या है, क्योंकि वहां पर परावर्तन नहीं होता। कौन सा रंग दिखाई देता है, काला रंग प्रतीत होता है। शरीर का वजन, देखिए बात करें शरीर के वजन की बात हो रही है, तो ये कह रहा है कि पृथ्वी की सभी सतह पर एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की तुलना में पहाड़ों पर अधिकतम होता है। देखिए यदि पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है, इस केंद्र बिंदु पर जो हमारा भार या वजन होता है वो क्या होता है, 0 होता है। इससे ऊपर या नीचे जाने पर जो जी है वो क्या होता है, कम होता है, और जी कम होगा तो भार भी क्या होगा, कम होगा। जबकि बात करें अगर विषुवत रेखा पर निम्नतम होता है, जबकि ध्रुवों पर है, ध्रुवों पर क्या होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक और विषुवत रेखा पर निम्न। विषुवत रेखा पर क्या होता है, निम्नतम होता है। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ध्रुवों पर क्या होता है, शरीर का वजन या भार है वो सबसे ज्यादा होता है। हीलियम गैस के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। हीलियम गैस है वो एक क्या है, उत्कृष्ट गैस है।
कौन सी गैस है? एक उत्कृष्ट गैस होती है। और ये क्या होती है? एक बेरंग गैस है, बिल्कुल सही है। गंधहीन होती है, एक बेक स्वाद होती है इसके, यानी स्वादहीन भी होती है। यह विषाक्त है, यह विषाक्त नहीं होती है। हीलियम गैस क्या नहीं होती है? विषाक्त नहीं होती है। विज्ञान संग्रहालय में चार्ट, चित्र, मॉडल आदि को दीमक, चूहों आदि से बचाने के लिए हम किस प्रकार के विज्ञान संग्रहालय के अंदर चार्ट आदि को बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डीडीटी या गैम्सलीन चूर्ण का, डिटोल का, फार्मेलिन का? देखिए फार्मेलिन में ये परिरक्षण का काम करता है, जो प्रैक्टिकल के लिए लैब के अंदर जो जीव जंतु रखे जाते हैं उनमें परिरक्षण का काम करता है। ये भी एक एंटीसेप्टिक होता है। जबकि डीडीटी या गैम्सलीन चूर्ण का प्रयोग है वो क्या है? दीमक और चूहों से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए समूह शिक्षण का प्रयोग, समूह शिक्षण की बात आती है कि एक साथ समूह के द्वारा शिक्षण की शुरुआत है वो सबसे पहले कहाँ की गई थी? अमेरिका में 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी। एक साथ एक से अधिक का शिक्षण है वो क्या कहलाता है? समूह शिक्षण कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा, विज्ञान में आंकलन हेतु यानी जानने हेतु योग्यता के परीक्षण पर बल दिया जाना चाहिए। खालिस्तान की योग्यता पर देखिए, यहाँ पर मुक्त अंतवर्ष वाले प्रश्नों के उत्तर पर, उच्च अधिगम के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम होने पर, विज्ञान के तथ्यों सिद्धांतों को सही रूप में बताने के लिए, दैनिक जीवन की अपरिचित परिस्थितियों में संकल्पनाओं की समझ को व्यवहार में लाने के लिए। देखिए किसी विज्ञान शिक्षण के अंदर आकलन हेतु विद्यार्थी की क्या है? मुक्त अंतः प्रश्न वाले उत्तर देने के लिए क्या होनी चाहिए? योग्यता के परीक्षण पर बल देना चाहिए। उसकी तार्किकता की पहचान होती है, प्रश्नों के उत्तर देने से उसकी समझ विकसित होती है, उसकी समझ के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, हम उसका आंकलन कर सकते हैं। विज्ञान में आकलन हेतु ये तो हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, व्यक्ति की दृष्टि से प्रयोजनाएं कितने प्रकार की होती हैं? यानी कि जो प्रयोजनाएं हैं, व्यक्ति की दृष्टि से प्रयोजनाएं हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? दो। एक तो उसकी स्वयं की व्यक्तिगत और दूसरी होती है सामाजिक प्रयोजनाएं। एक तो व्यक्तिगत प्रयोजनाएं होती है और दूसरा कौन सी होती है? सामाजिक प्रयोजनाएं होती हैं। तो कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की प्रयोजनाएं होती हैं। समस्या समाधान विधि के परिणाम क्या है? समस्या समाधान विधि के परिणाम, देखिए किसी भी विषय वस्तु है और उसी विषय वस्तु की जानकारी नहीं है तो हमें बच्चे के सामने एक समस्या उत्पन्न हो जाती है और उस विषय वस्तु के बारे में जानकारी खोज करने का प्रयत्न करता है, समस्या का समाधान करता है। तो किस प्रकार से करता है? सदैव संतोषप्रद होता है, सदैव असंतोषप्रद होता है, संतोषप्रद न हो यह आवश्यक नहीं। देखिए विषय वस्तु भी जो समस्या समाधान करते हैं तो उसके परिणाम संतोषप्रद भी हो सकते हैं, असंतोषप्रद भी हो सकते हैं, लेकिन संतोषप्रद हो ये कोई जरूरी नहीं है। संतोषप्रद हो ये कोई जरूरी नहीं है। प्रदर्शन के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री है। पर्दे के सहारे प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण, बिना पर्दे के सहारे प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण। देखिए ऐसे उपकरण एक तो पर्दे पर प्रयुक्त किए जा सकते हैं और एक बिना पर्दे के प्रयुक्त किए जा सकते हैं। दोनों ही प्रकार के प्रदर्शन है वो सम्मिलित होते हैं। दोनों ही प्रकार के प्रदर्शन है वो क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। कक्षा उपयोगिता के आधार पर शिक्षक सहायक उपकरणों को कितने भागों में बांटा गया है? सहायक उपकरण या इनको बोलते हैं सहायक सामग्री। क्या है? सहायक उपकरण या सहायक सामग्री। ये तीन प्रकार की कार्य लेते हैं। एक तो होती है अपनी दृश्य सामग्रियां, एक अपनी होती है श्रव्य सामग्री और एक अपनी होती है दृश्य और श्रव्य दोनों। ये तीन प्रकार की शिक्षण उपकरण या शिक्षण सहायक सामग्रियों को काम में किया जाता है। नेक्स्ट आपके हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी वाले सर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके हिंदी से संबंधित रहेंगे।
जी सभी को नमस्कार। चलिए अभी देखते हैं अपने आपके जो इंग्लिश और हिंदी के सामान्य प्रश्न आएंगे L1 के अंदर। पहला प्रश्न है, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? ये आपसे पूछा जा रहा है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या फिर अव्यय है। तो सीधी सी बात है, तो ये शब्द है यह, वह, तुम, आप, मैं, मुझे, ये किसके अंदर आते हैं? सर्वनाम के अंदर आते हैं। सर्वनाम है ये, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। 3 नंबर। अगला, जिन दो वर्णों में संधि होती है उनमें से पहला वर्ण व्यंजन हो और दूसरा वर्ण चाहे स्वर हो या व्यंजन हो तो उसे क्या कहा जाएगा? सीधी सी बात है, स्वर संधि जो अपनी संधि पढ़ते हैं उसमें 3 भेद पढ़ते हैं। संधि कितने प्रकार की है? संधि के अंदर वर्णों का मिलन होता है। एक अपने पढ़ते हैं स्वर संधि, एक पढ़ते हैं अपने व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 3 भेद है। स्वर संधि के आगे 5 भेद है, लेकिन अपने को यहाँ पर नियम में से पूछा गया है। स्वर संधि में, स्वर संधि का कोई भी आप उपभेद पढ़ लेना। स्वर संधि में हमेशा संधि विच्छेद करने के बाद दोनों तरफ स्वरों का स्वर के साथ ही मिलन होगा। जबकि व्यंजन संधि में क्या होता है, स्वर के साथ व्यंजन का भी मिलन हो सकता है, या फिर दोनों तरफ व्यंजन मिल सकते हैं आपको, या एक तरफ यदि व्यंजन है उसके बाद अगर स्वर है तो भी संधि कौन सी मानी जाएगी? आपकी व्यंजन। तो ये नियम पर पूछा गया है, पहला वर्ण व्यंजन हो और दूसरा वर्ण चाहे स्वर हो या फिर व्यंजन हो, संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि होगी। क्योंकि विसर्ग के अंदर क्या होगा? विसर्ग के साथ चाहे स्वर का मिलन हो या फिर व्यंजन हो। ये आपका सीधा सा जो नियम है उसमें से प्रश्न बनाया है। अगला, शक्ति के संबंध में इनमें से कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है? सब शक्ति में से आपका ये जो प्रश्न है ये पूछा गया है। कथन यहाँ पर कौन सा सही नहीं है वो अपने को बताना है। देखिए, शब्द शक्ति के संबंध में पहला कथन पढ़े, शब्द शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है, तो कथन ठीक है। अभी सही नहीं जो है वो अपने को बताना है। अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा 3 प्रकार के शब्दों रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ का अर्थबोध होता है। ठीक है। मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए शक्ति तथा विश्वनाथ में व्यापार शब्द का प्रयोग किया है। व्यंजना शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ को प्रत्यामानार्थ भी कहते हैं। ये भी आपका ठीक है। तो गलत कौन सा हो गया? 3 नंबर। यहाँ पर आपसे कथन बनाकर पूछा गया है और ज्यादातर इसके अंदर आपको क्या है, कई बार ऐसा होता है कि वो वाक्य बनाकर, कुछ वाक्य में शब्द देकर, जैसे अभिधा हो गया, सामान्य अर्थ प्रकट करने की जो शक्ति है, इसी प्रकार से लक्षणा मैंने आपको बताया, केवल मुहावरा ध्यान में रख लेना। ठीक है। शब्द शक्ति उसके, ये तो रिपीट है अभी प्रश्न, ठीक है, सेम रिपीट हो गया। सी नंबर है। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का भावार्थ जो है वो सही नहीं है? भागते भूत की लंगोटी भली, तो मिल गया वही कम। यहाँ पर देखो अर्थ से ही पता चल रहा है, भागते भूत की लंगोटी भली, यानी जो मिल गया वही कम नहीं बहुत है। यहाँ पर ये गलत दे रखा है इसने, जो मिल गया वही चोखा। ठीक है, ये गलत दे रखा है। उदों की पगड़ी मादो के सिर, किसी का दोष किसी पर मरना। ठीक है, अभी अपने को गलत देखना था। गई मांगने पूत खो आई भरतार, थोड़े लाभ के चक्कर में भारी नुकसान, ये भी ठीक है। उंगले तो अंधा निकले तो कोडी, विपरीत कार्य करना। ठीक है, अभी गलत कौन सा है यहाँ पर? ए नंबर। संरचनात्मक उपागम का अन्य नाम क्या है? आपकी जो शिक्षण विधियां हैं, तो संरचनात्मक उपागम को ये अपने क्या बोल देते हैं? वाक्य गठन उपागम बोल देते हैं। ठीक है, 3 नंबर आ जाएगा अभी। फिर भाषा पुस्तकालय में कैसी जो है आपकी पुस्तकें होनी चाहिए? भाषा जो पुस्तकालय है उसमें कैसी पुस्तकें होनी चाहिए? बहुत ही आसान प्रश्न है। भाषा पुस्तकालय के अंदर हमेशा ध्यान में रखना है, कोई एक प्रकार की नहीं, जितनी प्रकार की जो पुस्तकें हैं उतना ही वो ज्यादा क्या होगा? अच्छा होगा। अब इसके अंदर साहित्य की होनी चाहिए, लोक मंगलकारी भी होनी चाहिए, लोक रंजनकारी, यानी 3 नंबर। पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो क्या होता है? देखो, वैसे तो जो शिक्षण विधियां हैं उनमें आपको ऑप्शन इस प्रकार के बनाकर दिए जाएंगे, यहाँ पर जो आपको विकल्प दिए जाएंगे लगभग सही मिलते हैं, लेकिन जो सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर होता है वो हमें उसका चयन करना होता है। जैसे उच्चारण में शुद्धता होनी चाहिए, ये बात जरूरी है। तीव्र गति से पढ़ सकते हैं अपने शब्द पढ़ना, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछा है इसने। ठीक है, तो अर्थ निर्माण, डी नंबर आएगा इसका, अर्थ निर्माण। मूल्यांकन के पक्ष में सम्मिलित है ज्ञानात्मक पक्ष, संरचनात्मक, अप्रेरणात्मक या फिर मात्रात्मक। तो सीधा सा है भी ज्ञानात्मक पक्ष। मूल्यांकन में क्या हो जाएगा आपका? ज्ञानात्मक। चलिए, अब आपके इंग्लिश के कुछ प्रश्न है। व्हाट बुक यू आर रीडिंग दीज डेज? यू विल बी रीडिंग,
यू हैव रीड, यू विल रीड, या फिर आर यू रीडिंग? क्या होगा? आर यू रीडिंग। यहाँ पर देखिए वट प्रश्नात्मक वाक्य है, आर यू रीडिंग, एन सी नंबर आएगा इसका। अगला, दे गोट मैरिड विच इज ट्रू अबाउट द अबोव मेंशन सेंटेंस। यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है दे गोट मैरिड, इसके बारे में नीचे जो दिया गया है उसमें ट्रू कौन सा है? द सेंटेंस कैन नॉट बी पैसिवाइज, द पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस इज दे गोट मैरिड, द सेंटेंस इज अनग्रामेटिकल, द सेंटेंस इज अनएक्सेप्टेबल। तो ये तो वैसे ही दे रखे हैं अभी आपको, ठीक है, सीधा सा इसमें ए नंबर आ जाएगा। टू बर्न वंस फिंगर, हैव ए बर्निंग सेंसेशन एट द टिप्स ऑफ वंस फिंगर, अंडरगो सफरिंग हीरोइकली फॉर वंस प्रिंसिपल्स। जैसे अपने लोकोक्ति पढ़ते हैं या फिर हिंदी के अंदर जो मुहावरे पढ़ते हैं, उसी प्रकार से ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अपने से पूछा है टू बर्न्स वंस फिंगर, इसका क्या बनना चाहिए? तो हमेशा ध्यान में रखना, यानी एक प्रकार से अपने सिद्धांतों को जो साहसपूर्ण तरीके से सहना, ठीक है। कुछ आपको थोड़ा बहुत अर्थ आपको इसका पता होना चाहिए। टू बर्निंग सेंसेशन एट द टिप्स ऑफ वंस फिंगर, ये नहीं होगा। अंडरगो सफरिंग हीरोइकली, हीरोइकली अपने हीरोइकली को अपने क्या बोल सकते हैं? वीरतापूर्ण भी बोल सकते हैं या साहसपूर्ण भी बोल सकते हैं। फॉर वंस प्रिंसिपल, अपने सिद्धांतों के लिए, यही होगा बी। वी हैव एज इफ वन इज वेरी ग्रेट एंड इंपॉर्टेंट, ये नहीं है बी। बी लकी, तो बी नंबर हो जाएगा इसका। थोड़ा बहुत अगर आपको अर्थ पता होगा तो आप उत्तर जो है निकाल लोगे। मिस्टर शर्मा हैज पुट इन फॉर द पोस्ट ऑफ ए टीचर, तो पोस्ट के लिए क्या किया जाता है? अप्लाइड, ए नंबर आएगा, ए नंबर। अगला देखिए, बिलोंग, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ये क्या पूछना चाह रहा है? ये आपको विश्वव्यापी, ठीक है, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्वव्यापी इनमें से किसका अर्थ है? वर्सेटाइल, यूनिवर्सल, सेक्युलर या फिर कॉस्मोपोलिटियन। विश्वव्यापी किसको बोलते हैं? कॉस्मोपोलिटियन को बोलते हैं, ठीक है। चलिए, ए चाइल्ड लर्न्स हिज मदर टंग, यानी जो अपनी मातृभाषा है उसको आसानी से सीख जाता है, बिकॉज ए चाइल्ड लर्न्स हिज मदर टंग, मदर टंग का मतलब मातृभाषा से है, ठीक है। इजली, बिकॉज किस कारण से? द मदर टंग इज वेरी इजी, देयर इज ए नेचुरल एनवायरमेंट इन द फैमिली फॉर लर्निंग, सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर, क्योंकि जो परिवार के अंदर जो है उससे प्राकृतिक, ठीक है, वातावरण पढ़ने के लिए मिलता है। बच्चा जो है सबसे ज्यादा अपने परिवार में सीखता है, उसके बाद समाज में सीखता है, फिर वो विद्यालय में जाकर सीखता है। जो यहाँ पर मातृभाषा के बारे में पूछा जा रहा है, तो देयर इज ए नेचुरल एनवायरनमेंट इन द फैमिली फॉर लर्निंग, यानी सीखने के लिए परिवार के अंदर जो है उसे प्राकृतिक वातावरण मिलता है। बिल्कुल आसान था ये। 3 नंबर, इन द कम्युनिकेटिव अप्रोच द डैश डैश यूज द टारगेट लैंग्वेज, यानी जो लक्ष्य भाषा है ड्यूरिंग कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज। कम्युनिकेट का मतलब क्या हो गया? संचार, संचार के लिए जो आपकी अप्रोच है। टीचर्स, तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान अपने को दिया है इसको फिल करना है। द टीचर्स, द स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स एज वेल, यानी अध्यापक और विद्यार्थी दोनों की। इन द कम्युनिकेटिव अप्रोच द टीचर्स एंड द स्टूडेंट एज वेल यूज द टारगेट लैंग्वेज ड्यूरिंग कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज। सी नंबर होगा भी, अध्यापक और छात्रों दोनों की। डॉक्टर वेस्ट मेथड इज बेस्ट ऑन यूटिलिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी उपयोगितावाद सिद्धांत की बात कर रहा है। इंग्लिश एज ए मीन्स ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन, तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है अभी। तो दोनों ही बात है यहाँ पर। ये जो डॉक्टर वेस्ट मेथड विधि जो है, जो सेकंड भाषा है अंग्रेजी वो होनी चाहिए, उसके ऊपर है। इसके कुछ नियम और सिद्धांत है वो आपको थोड़े से ध्यान में रखने हैं, क्योंकि अपने जानते हैं विश्व के अंदर जो सर्वाधिक भाषा बोली जाती है, जो संचार का माध्यम है, वो इंग्लिश भाषा है, ठीक है। तो इसलिए द इंग्लिश एज ए मीन्स ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन, और उपयोगितावाद, यहाँ पर ये जो यूटिलिटेरियन लिखा है ना इसने पॉइंट ऑफ व्यू, उपयोगितावाद के सिद्धांत, ये दोनों ही फॉलो कर रही है। तो बोथ ए एंड बी, 3 नंबर हो जाएगा। अगला, रेमिडियल टीचिंग, ठीक है, यानी उपचारात्मक शिक्षण की बात कर रहा है। रेमिडियल टीचिंग का मतलब क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण की बात कर रहा है। पेस ग्रेटर अटेंशन टू स्टूडेंट हु
यानी जो उपचारात्मक शिक्षण है वो ज्यादा उसके अंदर किस पर ध्यान दिया जाता है? देखिए, रेमिडियल टीचिंग पेस ग्रेटर अटेंशन टू स्टूडेंट हु आर प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश। जो मतलब प्रोफिशिएंट यानी एक प्रकार से जो इंग्लिश में दक्ष है उनके लिए, आर लाइकली टू गो टू अब्रोड, अब्रोड मतलब बाहर जाने के लिए, हैव फॉलन बिहाइंड अदर्स यानी पिछड़े बालकों के लिए होता है। ये जो उपचारात्मक शिक्षण है जो विद्यालय के अंदर या कक्षा के अंदर जो पिछड़े बालक है उनके लिए होता है, ठीक है। हैव फॉलन बिहाइंड अदर्स जो अन्य से क्या है पिछड़े हुए हैं। आर इरेगुलर इन अटेंडिंग क्लासेस, तो इस पर ये निर्भर नहीं कर रहा है, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो क्लास को रेगुलरली अटेंड नहीं करते, लेकिन ये जरूरी नहीं है वो पिछड़े हों, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें डिपेंड निर्भर करती है, बच्चे का आईक्यू लेवल निर्भर करता है, वो कैसे वातावरण में पढ़ रहा है, कौन से विद्यालय में पढ़ रहा है, उसके पास जो माहौल है वो कैसा है। तो हैव फॉलन बिहाइंड अदर्स, सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर सी नंबर। यह हमेशा जो उपचारात्मक शिक्षण है इन्हीं के लिए होता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं? अब आपके मैथ के प्रश्न है जो कि आपको सुभाष सर करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें से कौन सा कथन है सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान देना, सत्य नहीं है। संख्या 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। संख्या 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 25 क्या होती है? 5 की स्क्वायर, तो एक क्या है? पूर्ण वर्ग है। तो ये कथन तो सत्य है भाई, ये नहीं होगा इसका। संख्या 38 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 38 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये कथन भी सत्य है। किसी विषम संख्या के वर्ग को दो लगातार धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में सदैव व्यक्त किया जा सकता है। किसी भी विषम संख्या, जैसे कोई भी विषम संख्या आपने लेते हैं, जैसे मैंने लिया 3 की स्क्वायर। 3 की स्क्वायर कितना होता है? 9। 9 को मैं किस तरीके से तोड़ सकता हूँ? 9 को अगर मैं तोड़ूंगा तो इसको लिख सकता हूं मैं 4 + 5। 4 और 5 क्या होगा? 9 होगा। और सदैव व्यक्त किया जा सकता है तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक के रूप में तो व्यक्त किया जा सकता है, ये कथन भी इसका सत्य है। किसी सम संख्या के वर्ग को दो धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे किसी भी सम संख्या अपने जैसे 4 का स्क्वायर लेते हैं, और 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। 16 को अगर तोड़ेंगे तो ये फिर आएगा 7 और 9 16, यानी लगातार नहीं है। ये क्या नहीं है? धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में। दो क्रमागत नहीं है, ये क्या है? विषम संख्याओं के रूप में तोड़ा जा सकता है इसको। तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रफुल्ल ने 750 रुपए की राशि उधार ली। कितने रुपए की राशि उधार ली? 750 रुपए की राशि उधार ली। बताओ 8% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज अदा करेगा? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। साधारण ब्याज निकालना है तो साधारण ब्याज का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं अपने। साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन कितना है? 750 रुपए। मूलधन गुना दर कितनी है? 8%। 2 वर्ष का पूछा है, 2/100 काट दो। 0 से 0, 2 से काटेंगे 5 और इसको काटेंगे तो 15 5 75, 15 8 120। कितने रुपए ब्याज होगा? 120 रुपए ब्याज होगा। 120 बी ऑप्शन हो जाएगा इसका जो राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें साधारण ब्याज पूछा अपने से। चलिए नेक्स्ट, संख्याओं 3 और 4 के अनुपात में है। संख्याएं हैं वो 3 और 4 के अनुपात में है। कोई दो संख्याएं हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या। पहली संख्या और दूसरी संख्याएं हैं जो 3 और 4 के अनुपात में है। कितने के अनुपात में है? 3 और 4 के अनुपात में। इनका लघुत्तम समावर्ती यानी एलसीएम, इनका एलसीएम कितना दे रखा है? 84। जब भी इस टाइप का सवाल आता है तो यदि एलसीएम दिया है तो अपने अनुपातों का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। और एचसीएफ दिया है तो अनुपातों का अपने क्या निकालेंगे? एचसीएफ। 3 और 4 का यदि मैं एलसीएम निकालूंगा तो इनका एलसीएम कितना आएगा? ध्यान रखना, जब दो लगातार संख्याएं हों तो उनका एलसीएम उनका गुणनफल होता है और एचसीएफ उनका 1 होता है। तो इनका एलसीएम अनुपातों का एलसीएम इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 12 यूनिट। कितना आएगा? 12 यूनिट। और सवाल एलसीएम कितना बता रहा है? 84।
12 यूनिट का मान किसके बराबर है? 84 के बराबर है। यहां से अपने 1 यूनिट का मान निकाल लो। 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 84/12, 84/12, 12 7 84, 7 बार 1 यूनिट का मान 7। इसमें इनमें बड़ी संख्या कौन सी है? जिसका अनुपात बड़ा है वही बड़ी संख्या होगी। ये बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या। एक अनुपात का मान कितना है? 7। और अपने को बड़ी संख्या मतलब 4 अनुपात का मान निकालना है। और 4 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 7 चौका 28। तो बड़ी संख्या क्या होगी? 28। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो सही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेम में संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता। प्रेम में संख्याओं का दशमलव निरूपण है, वो किस रूप में नहीं हो सकता? प्रेम में संख्याएं कौन सी होती है? प्रेम में संख्याएं वे संख्याएं होती हैं इनको p/q के रूप में बदला जा सकता है, ठीक है। और इनका जो निरूपण है और प्रेम में संख्याओं का निरूपण है वो शांत के रूप में किया जा सकता है, अशांत आवर्ती के रूप में किया जा सकता है, शांत आवर्ती के रूप में किया जा सकता है। इसने पूछा है नहीं किया जा सकता, ध्यान रखो। तो नहीं किया जा सकता वो कौन सा होगा? अशांत अनावर्ती हो जाएगा। अशांत अनावर्ती, अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। ये क्या नहीं होती है? प्रेम में नहीं होती, अप्रेम में संख्याएं होती है। अप्रेम में बोला जाएगा, अप्रेम में। तो इस रूप में नहीं किया जा सकता इसको। शांत होगा, किया जा सकता है। अनवसानी किया जा सकता है, अनवसानी लेकिन आवर्ती, आवर्ती के रूप में किया जा सकता है। अनवसानी और अनावर्ती ये हो जाएगा, अनावर्ती रूप में नहीं किया जा सकता। अनवसानी मतलब अशांत और अनावर्ती के रूप में इनको नहीं किया जा सकता। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक समबाहुभुज के अंतः कोण और बाह्य कोण के मध्य का अनुपात 5:51, 51 नहीं है ये, 5:1 होगा। 5:1 है। कितना है? 5:1 है। भुजाओं की संख्या होगी, समबाहुभुज, कोई भी समबाहुभुज है उसके अंतः कोण और बाह्य कोण का योगफल कितना होता है? 180 होता है। किसी भी बहुभुज, ध्यान रखना, किसी भी बहुभुज, किसी भी बहुभुज, किसी भी समबाहुभुज बोल दे या बहुभुज, किसी भी बहुभुज के अंतः कोण, अंतः कोण और बाह्य कोण, और बाह्य कोण का योगफल, योगफल 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री या 2 समकोण के बराबर होता है। 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों का अंतः कोण और बाह्य कोण का अनुपात दे रखा अपने को। अंतः कोण अनुपात बाह्य कोण, इनका अनुपात दे रखा है 5:1। अब इनका अंतः कोण और बाह्य कोण का योगफल कितना होगा? अंतः कोण और बाह्य कोण का योगफल कितना होगा? इनका योगफल हो जाएगा 180। अब इनको जोड़ के देखेंगे तो अनुपातों का योग कितना आ रहा है? 5 और 1 6। तो 6 यूनिट का मान किसके बराबर है? यहां से अपने देखें 180 के बराबर है। 6 × 18, 1 यूनिट का मान किसके बराबर है? 30 डिग्री के बराबर है। तो बाह्य कोण कितना होगा और अंतः कोण? बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण कितना हो जाएगा इसका? प्रत्येक बाह्य कोण हो जाएगा 1 यूनिट है तो 30 डिग्री का। और प्रत्येक अंतः कोण, प्रत्येक अंतः कोण, प्रत्येक अंतः कोण हो जाएगा इसका, प्रत्येक अंतः कोण 30 × 5 150 डिग्री है प्रत्येक अंतः कोण। और किसी भी समबाहुभुज के बाह्य कोण और अंतः कोण निकाल लें। अगर आपसे कह दे कि बाह्य कोणों का अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग होता है n-2 × 180 × 180। अगर आपसे कह दे कि प्रत्येक अंतः कोण का मान, प्रत्येक अंतः कोण का मान, अंतः कोण का मान, तो प्रत्येक अंतः कोण का जो मान होता है n-2 × 180/n होता है। अगर ये कहे कि बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग, तो बाह्य कोणों का योग हमेशा ध्यान रखना कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कितना होता है?
360 डिग्री। अगर आपसे कहे कि प्रत्येक बाह्य कोण का मान, प्रत्येक बाह्य कोण का जो मान होता है 360/n। n यहाँ पे क्या है? भुजाओं की संख्या। n है भुजाओं की संख्या, n भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, n भुजाओं की संख्या होगी। तो इसमें अपने को प्रत्येक अंतः कोण और बाह्य कोण का पता चल गया, चाहे तो इससे निकाल दो या इससे निकाल दो। प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना है? 360/n। 360/n बराबर कितना है? 30। 30 की बटे में आ जाएगा, n का मान कितना होगा? 360/30 काट दो, 12 या 36, 12 होगा। भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 12, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इससे आगे वाला क्वेश्चन क्या है? आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं अपने। त्योहार के समय, कोई त्योहार है उसके समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षाई चर्चा शुरू की गई। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा, कक्षाई चर्चा शुरू की गई। इस प्रकार की चर्चा कक्षा 5 में कोई त्योहार है, त्योहार के समय प्रतिशत प्रकरण के समय सेल की कक्षाई, कोई सेल है उसकी कोई कक्षाई चर्चा की गई। तो उस चर्चा के संबंध में देखो, अपने वाद विवाद संबंधी कौशलों को बढ़ाने में विद्यार्थियों को सहायता मिलती है? नहीं मिलती है। वाद विवाद को थोड़ी बढ़ाने के लिए मिलती है। त्योहार की चर्चा करें, वाद विवाद थोड़ी होगा। कक्षा में गर्मा गर्म वाली बहस प्रारंभ होती है? नहीं होती है, ये भी नहीं होगा। एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों को सहायता करती है और आपस में तर्क प्रस्तुत के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है, ये हो सकता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। उनकी उपेक्षा की जानी चाहिए क्योंकि यह कक्षा के शोर के स्तर को बढ़ाती है। नहीं, शोर के स्तर को नहीं बढ़ाती है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। शोर के स्तर को नहीं बढ़ाएगी भी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर गणित पाठ्यक्रम निर्मित करने वाली संस्था का नाम। इस संस्था तो उदयपुर वाली है। कौन सी उदयपुर वाली? राजस्थान राज्य और शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर, यही है। काजरी जोधपुर नहीं है, डाइट ये भी नहीं है, और एनसीसी दिल्ली वाली भी नहीं है, ठीक है। तो इसका होगा 1 नंबर ऑप्शन, राजस्थान की शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी ग्रह की परिक्रमा कक्ष दीर्घवृत्ताकार है तो सूर्य जहां स्थित है बिंदु क्या कहलाएगा? केंद्र कहलाएगा। 1 नंबर ऑप्शन होगा। सूर्य जहां पर स्थित है वो केंद्र कहलाएगा, ध्यान रखना। 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ। प्राथमिक कक्षाएं, छोटी कक्षाएं प्राथमिक कक्षाएं हैं। आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए, कोई आकार है और स्थान है उसकी समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को एक क्रम से लगाइए। इनको क्रम से लगाना है। 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों के अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। 2D आकारों की विशेषताओं को सहज बुद्धि से वर्णन करना। 2D आकारों को छांटना। तो सबसे पहले अपने 2D आकारों को छांटेंगे, यानी सी हो जाएगा। 2D आकारों को छांटेंगे। विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, सीप और विकिरणों की गणना करते हुए गणना करेंगे, उसकी डी ऑप्शन होगा, ठीक है। यानी जो 2D आकृतियां हैं, 2D आकृतियों की भुजाओं, सीप और विकिरणों की गणना करते हुए सबसे पहले तो अपने आकृतियों को छांटेंगे, 2D आकृतियों को छांटेंगे। उसके बाद में भुजाओं, विकिरणों की गणना करते हुए उसका वर्णन करेंगे। उसके बाद में देखो 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते उनकी विशेषताओं का मिलान करेंगे, 1 नंबर। फिर उसके बाद में 2D आकारों की विशेषताओं को सहज बुद्धि से वर्णन करना, ये सबसे लास्ट में आएगा, बी। ए, डी, सी, ए। पर दोबारा से देखना भी इसको थोड़ा सा, यानी सबसे पहले तो ये आएगा। सबसे पहले तो अपने आकारों को छांटते हैं, ये आएगा। उसके बाद में देखो विभिन्न 2D आकृतियों की भुजाओं, सीप और विकिरणों की गणना करते उनका वर्णन करना। 2D आकृतियों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते उनकी विशेषताओं का मिलान करना, एक आएगा। उसके बाद में आपका डी आएगा और सबसे लास्ट में तो ये आएगा बी। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ऐसा कोई ऑप्शन ए
ये नहीं है, सी ए टी बी, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 150 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ठीक।